नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आम निवेशकों से हमको जोड़ता है। हमारी कोशिश यही होती है कि आम से आम सवाल जो आपके हैं, बेसिक शेयर बाजार के सवाल हों, स्टॉक्स पर आपकी कोई शंका हो, उन सभी का समाधान हम एक्सपर्ट्स के जरिए करें। तो तरीका बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी स्क्रीन पर लगातार हम एक क्यूआर कोड फ्लैश करेंगे। इस क्यूआर कोड को फ्लैश करते ही आप स्कैन करेंगे तो आपको हमसे जुड़ने का मौका मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ेंगे और जैसे ही आप व्हाट्सएप से जुड़िए, आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं। अपना नाम, अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है या शेयर बाजार से जुड़ी कोई और शंका है तो उसे बाकायदा लिखिए, अपना सवाल को लिखिए। और अगर शेयर से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो नजरिया भी बताइए कि आखिर आपने किस भाव पे लिया है और आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है आपने या लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहना चाहते हैं। यही नहीं, आपके पास एक और तरीका है, YouTube पर लाइव कमेंट करते हुए। जी हाँ, ये शो देखते हुए आप हमें लाइव कमेंट करके भी अपने सवाल भेजिए। हम बीच बीच में YouTube के सवालों को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ संतोष जी और ध्वनि दोनों बने हुए हैं। पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। डीएम सोलंकी साहब हमारे साथ सूरत गुजरात से इस वक्त जुड़ चुके हैं। डीएम सोलंकी जी नमस्कार, कैसे हैं? डीएम सोलंकी साहब, आवाज आ रही है आपको? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल आए हुए हैं और उसमें आपको सोलंकी साहब आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ, मिल रही है सर। ठीक है, ठीक है। पहले बताइए कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है और हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं, बताइए और साथ ही नजरिया जरूर बताइएगा। सर, मैंने धनलक्ष्मी बैंक 5,000 शेयर लिए हैं और 50 रुपया और 54 पैसा एवरेज वैल्यू है इसका। और फरवरी 2024 में लिया है। तो थोड़ा ऊपरी स्तरों पे आपकी खरीदारी है, क्वांटिटी भी ज्यादा है, इसलिए नुकसान भी इस वक्त ज्यादा होता हुआ। धन लक्ष्मी बैंक का 50 रुपए के ऊपर की खरीदारी, 5,000 शेयर इनके पास हैं। ध्वनि जरा बताइए क्या करना चाहिए धन लक्ष्मी बैंक में, नुकसान अच्छा खासा होता हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि फरवरी की इनकी जो खरीदारी है वो इन्होंने एकदम ऊपरी स्तर पे करी है। वहां के बाद स्टॉक ने यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाना शुरू करा है। नीचे की तरफ पे सपोर्ट हालांकि जो है वो यहाँ पे 38-39 लेवल के पास बना हुआ है। बट अभी फिलहाल करंट भाव से भी अगर हम देखें तो जो नीचे की तरफ के मोमेंटम है वो ज्यादा संकेत कर रहे हैं। ओवरऑल स्टॉक के अंदर पहले तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में है तो स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखा जाए। अगर नहीं रखा है तो ये आपके लिए आगे का एक लेसन है, क्योंकि मार्केट ही बहुत कुछ चीजें सिखा देता है हमें। तो यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक से मेरी एग्जिट की ही सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक की ट्रेजेक्टरी है वो डाउनवर्ड की बनी हुई है। इनफैक्ट हालांकि अभी का जो मोमेंटम इसके अंदर मई के महीने में जो बना है उसमें स्टॉक ने अपनी अहम मूविंग एवरेजेस को भी नीचे की तरफ क्रॉस करा है। तो करंट लेवल से 39 का लेवल ब्रीच करने के बाद स्टॉक वापस 36 के लेवल्स तक जा सकता है। तो इससे एग्जिट करें। काफी दूसरे यहाँ पे स्टॉक्स है जिनके अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं, तो उनमें निवेश करें, अपना निवेश स्विच ओवर करें। तो निवेश अपना स्विच करने की सलाह है आपके लिए। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल करते हैं और ये दर्शक भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं। आज कोलकाता की कोई स्पेशल हॉटलाइन शुरू हो चुकी है शायद। हमारे साथ आज काफ़ी सारे दर्शक कोलकाता से जुड़ रहे हैं। देवाशीष शायद हमारे साथ मौजूद हैं। देवाशीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, मेरे पास SW सोलर का 40 शेयर है 626 भाव से। तो माय क्वेश्चन, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इसमें कितना दिन तक बने, मतलब कैन आई लाइक अब मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ कि नहीं एट द करंट रेट? ठीक है संतोष जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन पर क्या सलाह देंगे आप? थोड़ा तेजी में ले लिया था, ऊपरी लेवल पर लिया था, लेकिन वहां से भी स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है और मुनाफे में ही है अभी ये स्टॉक। अपने
ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है 778 के पास, क्या मौजूदा स्तर पर इन्हें और ऐड कर लेना चाहिए या फिर निकलने का सोचना चाहिए? कंपनी कैसी लग रही है आपको? देखिए, फंडामेंटल तो काफ़ी जो है थोड़े डामाडोल रहे हैं इनके, अगर प्रीवियसली देखें तो। और इसमें प्रमोटर्स चेंज हैंड हुए हैं। रिलायंस अब इसमें प्रमोटर है, पहले साइरस मिस्त्री की कंपनी हुआ करती थी, अब जो है रिलायंस है। और धीरे धीरे से अगर आप देखें थोड़े से नंबर, इस लास्ट क्वार्टर जो गया है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ के करीब की है। जो है सोलर और रिन्यूएबल पे जिस तरह से इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है, और गवर्नमेंट का जो एंडेवर है कि हम जो है पूरी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 2030 तक एटलीस्ट, बहुत बड़े प्लान है सरकार के कि बहुत सारा स्विच हम हो जाएंगे थर्मल टू जो है रिन्यूएबल पे। उसके लिए अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स पिक होने में थोड़े टाइम लग सकते हैं। एक तरह से होल्ड करने की सलाह होगी, नई एडिशन ना करें जब तक कि नंबर्स में वो चीज़ कन्वर्टिबिलिटी नहीं आती है, तब तक तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप करें। 690 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, थोड़ा नीचे है प्राइस, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें राइड द टाइड करें, वेट करें थोड़ा फंडामेंटल्स टर्न अराउंड होने के। चलिए, झारखंड से पूनम मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार पूनम। नमस्ते मैम। धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने शेयर बाजार में पैसे लगाने हैं अभी? ओके, आपने कुछ स्टॉक्स भी अपने लिए सिलेक्ट किए हुए हैं? हाँ जी, फोर्स मोटर एंड टाटा इन्वेस्टमेंट। ओके, और आपने कितना समय देना है इन स्टॉक्स को? शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है, जैसे 3 महीने या फिर 6 मंथ। 6 महीने तक का आपका नज़रिया है। क्या आपका ये पहला समय होगा जब आप शेयर बाजार में पैसे लगा रही हैं? पहली बार है या आपके पास और भी स्टॉक्स हैं? मैंने ले रखा है। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं। 6 महीने के लिए आपको फोर्स मोटर्स और टाटा इन्वेस्टमेंट। ध्वनि, क्या ये 6 मंथ के टाइम होराइजन के लिए इनके मुताबिक सही चॉइस है या आप कुछ और रिकमेंड करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जो स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं उनके बारे में व्यू बताते हुए, फोर्स मोटर्स का अगर हम यहाँ पे चार्टिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक बुलिश साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट इसके अंदर जो रैली है वो फिजल आउट होती हुई दिख रही है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरी इसमें निवेश की सलाह नहीं रहेगी। डेफिनेटली इनका सिलेक्शन अच्छा है, बट ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे अगर वापस से ऊपर की तरफ में 9200 के लेवल्स ब्रीच करता है तो वापस इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, बट तब तक यहाँ पे मेरी इसमें कोई भी निवेश करने की सलाह नहीं रहेगी। दूसरा इनका जो सिलेक्शन है टाटा इन्वेस्टमेंट्स, डेफिनेटली इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप इसके अंदर 6 से 8 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। स्टॉक की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव साइड की बनी हुई है। हमने हालांकि इसके अंदर देखा है कि ऊपर के लेवल से यहाँ पे नीचे की तरफ हमें एक मूव मिला, बट सपोर्ट लेवल जो है स्टॉक ने वो राइजिंग हाइज के साथ सपोर्ट लेवल कायम करा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बने रहे। स्टॉप लॉस इसको आपको लगाना रहेगा तो आप 6400 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर की तरफ आपको जो 6 से 8 महीने में यहाँ पे लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो वापस से स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि ये 7500 के लेवल्स छुए। 7500 क्रॉस करने के बाद फर्दर बुलिश मोमेंटम आपको 8000 8050 तक का बनता हुआ देखने को मिलेगा। और फोर्स मोटर की जगह मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी फिलहाल के लिए हम ओवरऑल मेटल पैक के अंदर एक तेजी देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 6 से 8 महीने के लिए तो इसके अंदर बोलना मुश्किल रहेगा, बट शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आप यहाँ पे हिंद कॉपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंद कॉपर का जो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है वो काफी बुलिश साइड का है, और रिसेंटली यहाँ पे स्टॉक वापस से अपने जो सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पे नीचे 360 से 355 के लेवल्स के पास उनको टेस्ट करके ऊपर की तरफ वापस बढ़ रहा है। तो हिंद कॉपर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे नीचे की तरफ में 350 का, और यहाँ पे टारगेट आपका जो एक्सटेंड होगा तो यहाँ पे 420 से लेके 430 के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये नजरिया इन तमाम स्टॉक्स पर। चलिए कुछ सवाल यूट्यूब से भी लेते हैं, जैसा हमने आपसे वादा किया था बीच बीच में यूट्यूब के सवालों को शामिल करेंगे। डॉक्टर एकलव्य का सवाल संतोष जी श्रीराम प्रॉपर्टीज पे है और थोड़ी दुविधा में है डॉक्टर एकलव्य। इनका कहना है कि इन्होंने 122 के लेवल पे परचेज किया था ये स्टॉक, और जब से इन्होंने लिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन नहीं नज़र आ रहा है। अब इनका सीधा सवाल है कि अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इसे बेच देना सही होगा? बताएं डॉक्टर एकलव्य को क्या सलाह होगी संतोष जी।
देखिए ये कंपनी जो है अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से देखें तो पीटीएम बेसिस पे नंबर थोड़े ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अगेन जो है वैल्यूएशंस वाइज सपोर्टिव नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही इसका आईपीओ आया था, और आईपीओ में अगर आपने ध्यान से देखें तो इसमें जो पी इन्वेस्टर थे, पी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में लॉस किया, जो कि बहुत कम होता है ऐसा। मतलब जो दिग्गज जो कि बहुत जानते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लॉस में निकले इस काउंटर पे। तो और बिजनेस एज सच बहुत ज्यादा मतलब ठीक ठाक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेसेस में, और जहां पर रियलिटी में लाइफ टाइम हाई पे सारी चीजें रियलाइज कर रही हैं कंपनियां, तो आपको उस कंपनियों में, थोड़ी देर पहले हम जैसे बात कर रहे थे डीएलएफ हो या प्रेस्टीज रियल एस्टेट हो या ओबेरॉय रियलिटी हो, ये कंपनियों काफी अच्छा जो है कैश फ्लो है, काफी अच्छे नंबर्स हैं इनके। लेकिन सारी चीज फैक्टर्ड है भी इन प्राइस पे, तो यहाँ पर तो लेने की सलाह नहीं होगी। अगर सब्सटैंशियल करेक्शन होता है इन सारे स्टॉक्स में तब आप सोचें, इसमें तो मेरी सलाह होगी कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। कैटू निकलने की सलाह है श्रीराम प्रॉपर्टीज से। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से हैं हमारे साथ जतिन मेहता। जतिन जी नमस्कार। स्टॉक्स कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास, पूछिए। मैडम मेरे पास एक तो इंडिया बुल रिटेल है, हेलो, 110 शेयर है, जी, जी, 120 पूछिए। इंडिया बुल रिटेल 1110 शेयर एट द रेट ऑफ 120। ओके। दूसरा है जी ये एम्बेसी ऑफिस है, 100 शेयर 340 से। इनको मैं होल्ड कर लूं या नहीं परचेज करूं, 1 साल का नजरिया है। ठीक है, ठीक है, आपको सलाह दिलवा देते हैं। यहाँ पर ध्वनि आप राय दीजिए। इनके पास 2 स्टॉक हैं। पहला तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 120 पर लिया इन्होंने, और एम्बेसी रीट का भी स्टॉक है इनके पास, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स। ये भी इनके पास 340 के आसपास की इनकी खरीद है, उसी के भाव के पास कारोबार कर रहा है। तो दोनों ही रियल एस्टेट स्पेस से ही हैं। इनके सिलेक्शन लॉन्ग टर्म निवेश 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स क्या सही हैं इनके लिए, और नेक्स्ट टारगेट आप क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले एम्बेसी पे मैं बता देती हूँ, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर काफी क्लियर है। यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ के लेवल्स नहीं दिखा रहा है। हाल ही में इसने 395 के लेवल्स टेस्ट करने के बाद वापस ही नीचे की तरफ की ट्रेजेक्ट्री अपनाई है। तो इससे तो मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि इनके कॉस्ट के पास ही चल रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक से एग्जिट कर ले, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको मुनाफा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने बताया है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दूसरा स्टॉक है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एम्बेसी। एम्बेसी पर आपने राय दी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर क्या सलाह होगी? जी बिल्कुल। यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी सिमिलर स्ट्रक्चर ही देखने को मिल रहा है। ज्यादा कोई यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही रियल एस्टेट काउंटर से यहाँ पे मेरी एग्जिट की ही सलाह रहेगी। ध्वनि, इनका नाम तो हार्ट ऑफ सिविल के टैग से इन्होंने यूट्यूब पर सवाल भेजा है, लेकिन टाटा केमिकल्स पर क्या सलाह रहेगी? 1106 के रुपए पर इन्होंने परचेज किए हैं लगभग 100 शेयर। जी बिल्कुल। यहाँ पे टाटा केमिकल्स में हाल ही में हमने एक रन अप देखा था, जिसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट में एक स्टैग्नेशन आया है। बट ओवरऑल स्टॉक यहाँ पर है वो काफी पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल इसके जो है वो कायम हो चुके हैं, जहाँ पे 1030 का लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर पा रहे। और रिसेंटली अगर हम पिछले 5 से 6 दिन का भी डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे हाइस की फॉर्मेशन के साथ 1070 के पास भी इसने एक सपोर्ट लेवल कायम करा है। तो बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ के आपके जो टारगेट्स यहाँ पे बनेंगे, तो आपको 1180 से लेके 1220 तक का लेवल एकदम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप इसको होल्ड करके रखें। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो आप 1060 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। और अगर लॉन्ग टर्म का निवेश के हिसाब से आपको इसको होल्ड करना है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ में 1030 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो ये है आपके स्टॉक पर आपको सलाह मिलती हुई। इस बीच संतोष जी से हमें विदा लेना पड़ेगा। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे साथ ध्वनि लगातार बनी रहेंगी और इस बीच हमारे साथ किरीट शाह बड़ौदा गुजरात से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। किरीट जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सॉरी, मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूं, हमारे साथ कीर्ति शाह हैं बड़ौदा से। कीर्ति, कैसी हैं आप? कीर्ति, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा, ठीक है, सॉरी, किरीट ही नाम है, किरीट ना, सही बोला आपने? किरीट शाह, जी, किरीट शाह हमारे साथ हैं बड़ौदा से। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं सर? सर हमारा 2 सवाल है। हाँ, मैंने एक पीटीसी इंडिया 100 स्टार है मेरे पास, ठीक है, और 119 पे लिया है मैंने। ठीक है। मैंने पहले 250 रुपए गया था, मैंने बेचा नहीं, तो अभी मैं क्या करूं? ठीक है, दूसरा आपका सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, मेरे को कैनरा बैंक लेने का है। अच्छा, तो मैं कब लूं? ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो आपको, सबसे पहले किरीट जी, पीटीसी इंडिया के लिए तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने अच्छा मुनाफा इसमें बनाया जिस लेवल पे आपने खरीदारी की है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल अगस्त के आसपास आपने लिया इसे? मैंने लिया लगभग 7-8 साल हुआ। अच्छा। फिर मैंने कोरोना के टाइम पे लिया था 34 में, वो मैंने 141 में बेच दिया था। अच्छा, चलिए, तो आपका ये पसंदीदा स्टॉक है लग रहा है। हाँ जी। चलिए, ध्वनि पीटीसी इंडिया और 119 की इनकी खरीदारी है, जरा इस पे नजरिया दीजिए। और उसके साथ ही कैनरा बैंक में खरीदारी करना चाहते हैं तो क्या लेवल्स, किसी करेक्शन का और इंतजार करना चाहिए या इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रशांत जी, जो आपको नाम में कंफ्यूजन हुई, ये गुजरातीज में काफी होता रहता है। ध्वनि का ध्वनित, किरीट का कीर्ति, ये काफी कंफ्यूजन हमारे में चलते रहता है। तो ये चीज तो बहुत ही ऑब्वियस थी। उसके अलावा इनका जो निवेश है यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हुए, पीटीसी का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो रिसेंटली ही स्टॉक ने यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट दिया है, जहाँ पे वापस से स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पे 210 के लेवल के बाद हमने वापस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो इसके अंदर है वो देखी। तो करंट लेवल से मेरी इनके बने रहने की सलाह रहेगी। इनका जो पहले का भाव छूट गया था यहाँ पे, जहाँ पे 250 के पास ये एग्जिट नहीं कर पाए थे, तो वही लेवल्स इनको वापस देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे नजरिया थोड़ा और लंबी अवधि का करते हैं तो इनको और ऊपर की तरफ के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे स्टॉक 270 से लेके 280 के लेवल्स तक भी मूव कर सकता है। स्टॉप लॉस खास करके यहाँ पे लगाने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ में अगर स्टॉक यहाँ पे 220 का लेवल ब्रीच करता है तो स्ट्रक्चर रिवर्सल आएगा। तो यहाँ पे 220 के स्टॉप लॉस के साथ पीटीसी इंडिया के अंदर बने रहे। कैनरा बैंक में इनको जो फ्रेश खरीदारी यहाँ पे करनी है उसके बारे में बताते हुए, यहाँ पे डेफिनेटली अभी हाल ही में हमने देखा कि ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र के अंदर बाइंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो कैनरा बैंक में मेरी इनसे करंट लेवल से फ्रेश बाइंग की शॉर्ट टर्म बेसिस पे सलाह रहेगी, क्योंकि इनका जिस हिसाब से ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर है तो उससे भी समझ में आता है कि ये नीचे के भाव से लेके ऊपर में बेच भी सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हैं। तो करंट लेवल से आप लीजिए कैनरा बैंक। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखे, खास करके नीचे की तरफ में स्टॉक अगर यहाँ पे 114 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो स्ट्रक्चर चेंज आएगा। तो 114 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें। ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट यहाँ पे जो रहेगा तो 126 और उसके बाद 130 का। तो स्टॉप लॉस और तमाम टारगेट्स को ध्यान में रखकर आपको अपने ट्रेड में रुके रहना है। लेकिन चलिए, हमारे साथ अब तिमाही नतीजों के लिहाज से मैनेजमेंट का जुड़ने का सिलसिला भी बरकरार है। चौथी तिमाही में बीकाजी फूड्स के बात करें तो इनकी आय में 33% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मुनाफे में 201% का उछाल भी देखने को मिला है। और नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और
डिमांड ट्रेंड्स को लेकर बात करना चाहते हैं। FY25 में किस तरह से आपको डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर हम छोटे मझौले शहरों की बात करें, टियर 2 टियर 3 में अगर हम बात करें, तो यहाँ किस तरह से डिमांड ट्रेंड में बदलाव आप देख रहे हैं? मार्जिन एक्सपेंशंस किस तरह से आप बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? लगभग 25% प्लस मार्जिन्स कितनी सस्टेनेबल भी होने वाली है आने वाली कुछ तिमाहियों में, सर बताइएगा। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने हम लोगों को मौका दिया आपके चैनल पे बात करने के लिए। ये बात सही है कि पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा कंपनी के हिसाब से, और जो नतीजे आए हैं वो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उस लाइन पे ही है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह का जो कंपनी का हमने इस साल ग्रोथ डिलीवर किए हैं, ये आगे मेंटेन होगी, मतलब, और कोशिश ये होगी कि बॉटम लाइन में करीब 50 बेसिस पॉइंट का फर्दर इंप्रूवमेंट हो, और जो वॉल्यूम ग्रोथ हो वो करीब 13 से 15% की कंटिन्यूड वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करें। ठीक है, अगर हम पूरे कारोबार में आगे के नज़रिए से समझना चाहें तो किस तरह की प्लानिंग है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो दिलचस्पी है वो कई ख़ासतौर पे जो विदेशी ब्रांड्स हैं उनकी भी भारतीय स्नैक्स में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि कारोबार के लिहाज से ये एक अलग तरह का मुकाम हासिल कर रहा है, तो आगे किस तरह की प्लानिंग है सर? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि ये कारण क्या है कि इतना एक्साइटमेंट इस कैटेगरी में क्यों है। पहली बात तो ये जो कैटेगरी है स्नैक्शनरी की, ये एक बहुत बड़ी फूड्स की सब कैटेगरी है जिसका कि एस्टिमेटेड साइज ऑर्गेनाइज्ड का करीब 50,000 तक है, इसलिए ये अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स की भी स्पॉटलाइट में आया है। दूसरा, ये अब काफी शिफ्ट हुआ है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ। ये दूसरा कारण है कि जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडिया के भी बड़े इन्वेस्टर्स इसको देखना शुरू कर रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये कैटेगरी अभी ग्रोथ मोमेंटम पे है। ये कारण है कि जिस वजह से ये सबके लिए के अट्रैक्शन बना हुआ है, और आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज लिस्टिंग के लिए बात कर रही हैं या प्राइवेट इक्विटी की बात चल रही है, इन सबका यही कारण। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा जो अनुमान है वो करीब ये डबल डिजिट ग्रोथ का इस कैटेगरी का एस्टिमेट है फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5-7 इयर्स, ये एक्सपेक्टेशन है। और बीकाजी एज अ कंपनी, हमारे जो इंटरनल फोकस और एम्बिशन रहेगा कि हमारी ग्रोथ कैटेगरी से ज्यादा रहे ताकि हम शेयर्स गेन करें। थोड़ा सा यहाँ पर आपके प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर हम जानना चाहते हैं। एथनिक स्नैक्स और साथ ही क्योंकि लोगों का हेल्दी होने का एक चलन हम आता हुआ देख रहे हैं, हर कोई हेल्थ कॉन्शियस भी हो गया है, क्या इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी किसी भी तरह की प्रोडक्ट मिक्स में कोई बदलाव या कोई नई रेंज जो आप लॉन्च करना चाहेंगे? हमने पिछले 1-2 साल में काफी नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए जो प्योरली हेल्थ कॉन्शियसनेस पे हैं, जिसमें रोस्टेड हुआ, मल्टीग्रेन हुआ, जैसे बीटरूट चिप्स एंड बहुत सारी चीजें हमने की है। लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थ इज नॉट इक्वल टू टेस्टी, और स्नैकिंग इज अबाउट टेस्ट। तो लोग खाना कम तो कर सकते हैं बट कम टेस्टी को नहीं एक्सेप्ट करते। तो अगर आने वाले टाइम के हिसाब से वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी, हमारे बुके में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स हैं। बट आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये बहुत ही टॉप ऑफ द पिरामिड है, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है इस कैटेगरी का। आपने हेल्दी स्नैकिंग की बात की, किस तरह से ये मतलब ये पूरी कैटेगरी है, किस तरह का यहाँ पर रुझान आपको देखने को मिल रहा है? कुछ आगे फर्दर प्लान है इसको लेकर? ना सिर्फ बीकाजी नहीं, बाकी ज्यादातर कंपनी जो स्नैक्स बिजनेस में, ये सब उन लोगों ने भी रेडीनेस किया है। लेकिन अभी ये जो हेल्दी स्नैक का जो मार्केट है वो 2-3% ही है टॉप का, तो उसमें अभी उतना मोमेंटम आया नहीं है एक्चुअली। बट मेरे ख्याल से उसके बारे में बातें अभी काफी हैं। जब समय आएगा हम लोग कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं उस मार्केट को भी उसमें एंटर करने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास चर्चा के लिए, और कारोबार ही नहीं, और जो विशेष रूप से मेरी एक जिज्ञासा थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से दिलचस्पी बढ़ रही है उन सभी को बहुत बेहतर तरीके से हमारे सामने रखने की, आपको और आपके कारोबार के लिए आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वाद का ये सफ़र बना रहे, और इन सब के बीच में
जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। जी हाँ, बाजार में जो मोमेंटम है हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 22,000 क्या हम कह सकते हैं 23,000 की तरफ बाजार फिलहाल बढ़ता हुआ। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,800 के ऊपर टिकने में कामयाब। चलिए बढ़ते आगे। और कल गो डिजिट की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के बाद हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन कामेश गोयल से खास बातचीत की। मेरे साथ है कंपनी के फाउंडर, चेयरपर्सन और इंश्योरेंस जगत के वेटरन कामेश गोयल। सर बहुत बहुत बधाई आपको लिस्टिंग के लिए। सर आपसे ये समझना चाहता हूं कि अब लिस्टिंग के बाद किस तरह से चीजें बदलेगी और आगे का रोड मैप क्या रहेगा? मेरी तो उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। हम शुरू से कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस बिल्ड करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां अपॉर्चुनिटी हमको दिखे बिजनेस करने की प्रॉफिटेबली वहाँ बिजनेस बढ़ाएं, जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखे उसको छोड़ दें, डी ग्रो करें और कोशिश करें कि कुछ नए प्रोडक्ट्स वगैरह का, जैसे हमने कोविड के टाइम में एक शुरुआत की थी नए प्रोडक्ट लाके, ऐसे कंटिन्यूसली कुछ नए नए प्रोडक्ट देते रहें। तो लिस्टिंग से आई थिंक ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट, एक ढंग से अगर देखें तो माइलस्टोन है कंपनी की जर्नी में। बट कंपनी की जर्नी तो इंडिविजुअल से और बाकी लोगों से बहुत आगे होती है। तो हमारी कोशिश और मेरा मैसेज अपने सब कलीग्स को और अपने आप को भी यही है कि हम जैसे अब तक पिछले 7 साल में 6.5 साल में कंपनी को बिल्ड कर रहे हैं, लिस्टिंग के बाद भी ऐसे ही बिल्ड करते रहें। यही हमारी कोशिश रहेगी। सर भारत के अंदर अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जीडीपी का 1% पेनिट्रेशन है। हम निकट भविष्य में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, तो उसमें जनरल इंश्योरेंस को लेकर कितनी संभावनाएं देखते हैं? और आप जैसी कंपनी जो अब टेक एनेबल्ड कंपनी है, मिलेनियल्स को कैटर कर रही है, तो वहां पर आपका प्रारूप कैसे बदलेगा और कितना बड़ा मार्केट आप कोशिश करेंगे कि उसको एक्वायर किया जा सके? आई थिंक अगर आप आज देखेंगे कि सब जगह क्लाइमेट चेंज वगैरह का काफ़ी एम्फेसिस है। कहीं अचानक फ्लड्स आ जाते हैं, कहीं अचानक बहुत गर्मी होती है। और वैसे भी देखें अगर हम इंडिया में पिछले साल रिकॉर्ड सेल्स हुई न्यू कार की, तो जैसे घरों के लिए लोग कंटिन्यूसली लोन्स लेके बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर हम उस सब से देखें तो पोटेंशियल तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इंश्योरेंस अवेयरनेस की कमी है, बट अगर ये 1% से भी अगर आप 5 साल में अगर हम मान लीजिए 5 ट्रिलियन पहुंचते हैं और अगर वो 0.1-0.2% जीडीपी का और पेनिट्रेशन इंक्रीज होता है, तो आप लगा लीजिए कि उसमें कंपनी को करीब इंडस्ट्री को करीब 80-90 हज़ार करोड़ का एडिशनल प्रीमियम आ सकता है, खाली 0.2% इंक्रीज होने से। सो पोटेंशियल तो काफ़ी है। मेरे ख्याल से लोगों को ये देखना चाहिए कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी में जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जरूरी है, ऐसे अपने जो असेट्स हैं, अपनी हेल्थ है, उनका भी इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। तो मेरे तो सबसे ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इंश्योरेंस में इंटरेस्ट लें, थोड़ा समझें कि किस टाइप के कवर हैं, कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है क्लेम सेटलमेंट वगैरह का। और अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि खराब टाइम में इंश्योरेंस ही काम आती है, तो उस पर थोड़ा सा लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसको सब कुछ किसी पे छोड़ नहीं देना चाहिए कि यार ठीक है या भगवान भरोसे छोड़ दिया।